नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स। अब पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड चैप्टर को शुरू कर रखा है, जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थर्मोकपल क्या होता है, सीबेक इफेक्ट क्या है, सीबेक सीरीज़ क्या है, पेल्टियर इफेक्ट क्या है, थॉमसन इफेक्ट क्या है, हम सब ने डिस्कस किया। अब देखिए, आपको ये पता है कि चाहे वो सीबेक इफेक्ट रहा हो, पीछे बैठ के उन्होंने पीछे बैठ के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए लॉट ऑफ, एंड ही स्टडीड अबाउट कि हॉट करो, कोल्ड करो, करंट फ्लो करेगा। पेल्टियर अंकल ने कहा कि उल्टा कीजिए, करंट फ्लो करवाओ, हीट हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। थॉमसन अंकल ने कहा दोनों को जोड़ दीजिए, एक ही कंडक्टर लीजिए, दो लेने की ज़रूरत नहीं है, करंट भी फ्लो कराइए, हॉट एंड रखिए, कोल्ड एंड रखिए, एंड हीट विल बी ईदर इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड अलोंग द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो ऐसे तीनों इफेक्ट्स हमने किए। थिंग इज कि इन सब के अंदर कॉमन क्या है कि कहीं हीट इवॉल्व हो रही है, कहीं हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कहीं करंट फ्लो कर रहा है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट की, खास करके जहां पर ईदर हीट वाज बीइंग रिजेक्टेड और हीट वाज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। और आपको कुछ फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो था थर्मोडायनेमिक्स का, वहाँ पर याद होगा कि खास करके मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ जहाँ हमने हीट इंजन किया, कि वहाँ पर हमें हीट को एब्जॉर्ब भी करवाना था, वहाँ पर हमें हीट को रिजेक्ट भी करना था। सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस हीट लेता था और सिंक को वर्किंग सब्सटेंस हीट रिजेक्ट कर देता था। तो कहाँ कुछ कोरिलेशन दिमाग में सेटअप हुआ कि यहाँ भी वही चीज़ है। तो क्या हम थर्मोकपल से हीट इंजन का काम ले सकते हैं? क्या थर्मो इलेक्ट्रिसिटी हमारी हेल्प करेगी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में? या मैं कहूँ कि क्या थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स इज बीइंग एप्लीकेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स? तो क्या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हमारी हेल्प करेंगे कि हम ये अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उनकी वर्किंग को समझ पाएँ या उनको वर्क करवा पाएँ? सो आवर टुडेज टॉपिक इज थर्मोकपल एज अ हीट इंजन। थर्मोकपल एज अ हीट इंजन, कि थर्मोकपल जो है वो हीट इंजन की तरह काम करे। अब आप कहेंगे कि थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स के सपेरे के पिटारे में से ये नया सांप कौन सा निकल आया? तो मैं आपको बता दूं, ये सांप नहीं है और ना ही थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स कोई सपेरा है। रादर थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स वो जादू है, वो जादूगर है जिसके ब्यूटीफुल से पिटारे में से, जादू के पिटारे में से एक नया जादू निकल कर आ गया, एक नया ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, दैट इज थर्मोकपल एज अ हीट इंजन। आपको कहानी समझ आ रही होगी जो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन, एवोल्यूशन हो रहा है। कहीं हीट ज़्यादा हो रही है, कहीं हीट कम हो रही है, और जहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर आ रही है, वहाँ पर हीट का कंटेंट ज़्यादा है, और जहाँ हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है वहाँ पर जो मैं कहूँ कि हीट जो है दैट कैन बी कंज्यूम्ड देयर, वो एक पॉइंट दैट, इसका मतलब है सिंक का काम कर सकता है कि हीट को लेते जा रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या कर सकता है, सोर्स का काम कर सकता है। ये जो टॉपिक है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, थर्मोकपल एज अ हीट इंजन। क्योंकि इससे पहले हमने सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट वगैरह, थॉमसन इफेक्ट जो आर्टिकल्स की, दोज वर बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स फॉर दिस, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से बन जाते हैं, दिस विल बी द लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको क्या लिखना होता है, व्हेन द टू जंक्शंस ऑफ अ थर्मोकपल आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अ थर्मो EMF इज डेवलप्ड और produced due to the difference in potentials at those hot and cold junctions. So due to the Peltier effect, heat is absorbed at hot junction and it is evolved at cold junction, and also heat is evolved and absorbed along the length of the conductor in Thomson effect. हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जो उल्टा बोल गई हूँ मैं, पेल्टियर इफेक्ट के अंदर जो हमारा जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है वो हमें ठंडा फील होता है, और जहाँ हीट इवॉल्व होती है वो हमें गर्म फील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, बाहर निकाल दी है।
सो पेल्टियर इफेक्ट का हो गया। थॉमसन इफेक्ट में क्या रहता है कि ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर हीट इज ईदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब डिपेंडिंग ऑन, हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में कि अगर जो नॉर्मल करंट फ्लो होना चाहता था बिकॉज ऑफ करंट डायरेक्शन जो फ्लो है, एंड अनदर वन इज टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का करंट और यूजुअली जो करंट हम फ्लो करवाते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो जो है हीट वो इवॉल्व होनी चाहिए, अदरवाइज इट मस्ट बी एब्जॉर्ब। और जो मेटल्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं हम उनको बोल देते हैं कि नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो हमने पेल्टियर इफेक्ट भी पढ़ा, हमने थॉमसन इफेक्ट भी पढ़ा। अब अगर मैं बात करूं कि हमें ये पता है कि जो पेल्टियर कॉफिशिएंट है दैट वाज द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा पेल्टियर कॉफिशिएंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। सो मोर हीट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट जंक्शन। जो जंक्शन गर्म हो गया है वहाँ से हम हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो गर्म हो गया हम वहाँ से हीट को ले सकते हैं, और जो ठंडा हो गया हम इसको और हीट दे ही जा सकते हैं। दैट कैन एक्ट एज हीट रिजर्वायर, जो सिंक की तरह वो काम करेगा कि उसको भैया हीट दे दो। सो हॉट जंक्शन जो है वेयर हीट Q1 इज एब्जॉर्ब्ड एक्ट एज सोर्स, एंड कोल्ड जंक्शन वेयर हीट Q2 इज रिजेक्टेड एक्ट एज सिंक। कि जो हॉट जंक्शन है वहाँ से हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे बिकॉज अब हम इसको हीट इंजन की तरह काम ले रहे हैं इसे, और इंजन में हमें पता है एक सोर्स रहता है, एक वर्किंग सब्सटेंस रहता है, एक सिंक रहता है। सोर्स जनरली हायर टेम्परेचर पर होता है, इट इज़ हॉट बॉडी, और वहाँ से हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है, हम नहीं करते, और वर्किंग सब्सटेंस कुछ वर्क करके दे देता है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। सो एग्जैक्टली सेम हम भी यहाँ पर कहेंगे कि जो हॉट बॉडी है दैट विल बी प्रोवाइडिंग हीट Q1, और वहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। एंड जो कोल्ड बॉडी है, जो दूसरी साइड कोल्ड जंक्शन है, जहाँ पर हम कहेंगे कि हीट जो है रिजेक्ट करी जाएगी क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, वो ठंडा है, तो वहाँ पर हीट को रिजेक्ट किया जाएगा। एंड सपोज Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक। सो द रिमेनिंग हीट जो रह जाएगी दैट विल बी यूज्ड अप एज थर्मो EMF और वर्क परफॉर्म। क्योंकि हमने बिल्कुल उसी तरीके से कि ये सपोज एक मैं कहूँ कि हमारे पास थर्मोकपल है और देर आर टू मेटल्स A एंड B, हमारे पास ये दो मेटल्स हैं। जो मैं फिर कह रही हूँ, जो जंक्शन ठंडा हो गया था, जो जंक्शन कोल्ड हो गया था, दैट विल एक्ट एज सिंक क्योंकि उसको हीट दी जा सकती है, और जो जंक्शन हॉट हो गया, गर्म हो गया, उससे हीट ली जा सकती है। सो जो ये मेटल्स हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ से तो जंक्शन से के थ्रू तो करंट को फ्लो होना है। सो जो मेटल्स हैं दैट कैन एक्ट एज सिंक एंड सोर्स। ये सिंक और सोर्स का काम कर सकते हैं। अगर ये कोल्ड है, सपोज इसका टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, सपोज इट इज़ T + dt, और हमें पता है कुछ इस तरीके से फ्लो जो है वो रहेगा। सो अगर Q1 हीट जो है वो एब्जॉर्ब करी जाती है, एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स हॉट बॉडी से, और सिंक को Q2 हीट रिजेक्ट करी जाती है, रिजेक्टेड टू द एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्टेड टू सिंक। तो इसके बीच का जो गैप है Q1 - Q2 जस्ट लाइक हीट इंजन जो हमने किया या कार्नोट साइकिल, इट अपीयर्स एज वर्क। और यहाँ पर वो वर्क कौन सा है, वहाँ वो वर्क मैकेनिकल वर्क था, और यहाँ पर वो वर्क कौन सा हो जाएगा, मैं कहूँ कि थर्मो इलेक्ट्रिक वर्क हो जाएगा, थर्मो EMF जनरेट होगी, और जो उसके इन द कंसिक्वेंस ऑफ दैट जो करंट आएगा उसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे इन द विच इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट रहता है कि किस तरीके से एक थर्मोकपल एक हीट इंजन का काम कर सकता है। इसके बाद यू कैन राइट दस थर्मोकपल एक्ट एज अ हीट इंजन absorbing heat at the hot junction and rejecting heat to the cold junction, and also due to Thomson effect heat may be absorbed along one conductor and evolved another conductor। हम चाहें तो जंक्शन से भी ये काम ले सकते हैं, हम चाहें तो बॉडी ऑफ, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा कि ये मेटल सिंक का काम करेगा, ये मेटल सोर्स का काम करेगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू थॉमसन इफेक्ट। तो एक थर्मोकपल में पेल्टियर इफेक्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और थॉमसन इफेक्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। सो इन रियलिटी सीबेक इफेक्ट इज द रिजल्टेंट ऑफ पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट।
क्योंकि अब देखिए सीबेक इफेक्ट में यही होता था कि हॉट कोल्ड करेंगे तो करंट का फ्लो करेगा, तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली सीबेक इफेक्ट बन जाता है। सो द टोटल सीबेक ईएमएफ इज द सम ऑफ पेल्टियर ईएमएफ एंड थॉमसन ईएमएफ। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि सीबेक इफेक्ट में क्या था, एक को हॉट करिए एक को कोल्ड करिए, करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। सो दो चीज़ें थी, पेल्टियर अंकल ने कहा कि अकेला करंट फ्लो करवाइए, हॉट और कोल्ड हो जाएंगे। थॉमसन अंकल ने कहा कि हॉट कोल्ड भी कीजिए, करंट भी फ्लो करवाइए। सो अगर मैं थॉमसन इफेक्ट को सेपरेट कर दूं, बॉडी ऑफ द कंडक्टर कंसीडर कर लेंगे कि उस पर हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर मैं पेल्टियर इफेक्ट को कंसीडर करूं तो वहां पर हम जंक्शंस की कंसीडरेशन ले लेंगे। और सीबेक इफेक्ट इन दोनों की बात करता है क्योंकि वहां पर डेंसिटी ग्रेडियंट का बहुत बड़ा रोल रहता है कि एक मेटल जो है वो हायर पोटेंशियल पर आ जाता है और दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल पर आ जाता है। सो सीबेक इफेक्ट को कॉम्बिनेशन माना जा सकता है पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट का। दैट इज व्हाई जो सीबेक ईएमएफ होगी दैट विल बी द सम ऑफ थॉमसन ईएमएफ एंड पेल्टियर ईएमएफ। तो सीबेक अंकल सम है, एक्सपीरियंस्ड बंदा जो रहता है जिसने पहले काम किया वो भैया दोनों का दादा परदादा हो गया। सो कंसीडर अ थर्मोकपल मेड अप ऑफ टू मेटल्स ए एंड बी। हमने एक थर्मोकपल कंसीडर किया एंड देयर थॉमसन्स कोफिशिएंट्स आर सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। आपको पता है थॉमसन कोफिशिएंट को हम सिग्मा से डिनोट करवा कर आए हैं अपने पिछली वीडियोस के अंदर। सो ये वाला जो मेटल है मेटल ए, इसका थॉमसन कोफिशिएंट हो गया सिग्मा ए और इस मेटल बी का थॉमसन कोफिशिएंट हो गया सिग्मा बी। एंड लेट अस अज्यूम दैट सिग्मा ए एंड सिग्मा बी आर पॉजिटिव। हमने दोनों को ही पॉजिटिव माना, दैट बोथ आर एग्जीक्यूटिंग या मैं कहूँ कि डेमॉन्स्ट्रेटिंग पॉजिटिव थॉमसन्स इफेक्ट। तो याद कीजिए हमने क्या कहा था कि जिस जंक्शन का टेम्परेचर हायर है वहाँ से हीट को लिया जा सकता है, जिसका टेम्परेचर लोअर है उसको हीट दी जा सकती है। तो ये वाला जो जंक्शन है इट विल एक्ट एज सोर्स और इसका टेम्परेचर मैंने माना T plus dt. So let us suppose T plus dt, this T plus dt is the temperature of source and T is temperature of sink. ये हमने assume कर लिया. Now due to the Seebeck effect, a current I is flowing or produced which flows in a direction I have shown in this diagram. हमें पता है कि हॉट से कोल्ड की तरफ इस तरीके से डेंसिटी ग्रेडियंट मेंटेन्ड होगा और करंट जो है दैट विल कीप ऑन फ्लोइंग। अब हमें पेल्टियर कोफिशिएंट्स कंसीडर करने हैं। मैंने माना कि इस साइड इसका पेल्टियर कोफिशिएंट है पाई और इधर जो पेल्टियर कोफिशिएंट है दैट इज पाई प्लस डी पाई। सो यू कैन अज्यूम पाई एंड पाई प्लस डी पाई आर द पेल्टियर कोफिशिएंट्स ऑफ दिस जंक्शन एंड दिस जंक्शन, क्योंकि पेल्टियर का इफेक्ट जो है वो जंक्शन पर ज़्यादा रहता है। सो हमने एक थर्मोकपल कंसीडर कर लिया, पेल्टियर कोफिशिएंट्स ले लिए और थॉमसन कोफिशिएंट्स ले लिए। सिंस मैं ये कहूँ कि ये वाला है जो जंक्शन H, दिस इज हीटेड अप एंड दिस जंक्शन C इट इज कोल्ड, hence a current flows from metal B to metal A through the hot junction। याद कीजिए वहाँ पर होता था सीबेक सीरीज में हमने बात करी थी। Now due to Thomson effect heat will be evolved along the metal A। ये वाला जो मेटल है, ठीक है, ये वाला जो होगा यहाँ दिस विल एक्ट एज सिंक। यहाँ से हीट को लिया जा सकता है, हीट कैन बी क्योंकि ये ठंडा हो गया है तो इसने हीट को एक्चुअली में एब्जॉर्ब किया है, लेकिन ये हमारे लिए किसका काम करेगा, सिंक का। तो यहाँ इसको हीट जो है वो रिजेक्ट करी जाएगी। सो दिस मेटल A विल एक्ट एज सिंक एंड दिस मेटल B विल एक्ट एज हीट सोर्स। नाउ ड्यू टू पेल्टियर इफेक्ट अब हम कुछ अजम्पशंस लेंगे, आपको यहाँ लिखना होगा ड्यू टू, हेडिंग दे लीजिए ड्यू टू पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट की मैंने कहा अलग बात करेंगे और हम थॉमसन्स इफेक्ट की बात जो है वो सेपरेट ही करेंगे। नाउ हीट एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड एट सोर्स, आपको लिखना होगा हीट एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड, और कहाँ पर लेनी है ये हमें, एट द सोर्स, और सोर्स क्या है, H है हमारा। सो यहाँ पर जो हमें हीट लेनी है, हीट पर सेकंड है, हमें पता है हीट के अंदर अगर ये पर सेकंड है तो बेसिकली V इंटू आई इंटू टी फॉर्मूला होता है। और हमने पिछली वीडियोस के अंदर करा कि जो पेल्टियर कॉफिशिएंट है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू जो है EMF है उसके इक्वल आ जाता है। सो इस वजह से पेल्टियर कॉफिशिएंट इंटू करंट, पर सेकेंड हमने लिया है तो करंट टाइम हट जाएगा। सो करंट
into Peltier coefficient at hot junction pi plus d pi. Similarly, heat rejected per second at sink, ये किसके इक्वल हो जाएगी? करंट तो आई ही फ्लो कर रहा है और यहाँ पर पेल्टियर कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या है? पाई है. सो ये हमने पेल्टियर इफेक्ट की वजह से जो दोनों हीट्स हैं उनको हमने कंसीडर कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर थॉमसन्स इफेक्ट. नाउ हीट एब्जॉर्ब पर सेकेंड फ्रॉम मेटल बी, हम मेटल बी से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. सो हीट एब्जॉर्ब्ड अगेन पर सेकेंड फ्रॉम मेटल बी विच इज आर सोर्स C1. अब सोर्स से हमें कितनी हीट को एब्जॉर्ब करना है? अगेन यहाँ पर क्या, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस भी साथ में था, आपको याद होगा. सो इट विल बी आई सिग्मा बी डी टी. प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं डिटेल में जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा. सिमिलरली हीट रिजेक्टेड पर सेकेंड टू मेटल ए. सिंक को कितनी हीट रिजेक्ट हुई तो हमें पता है वहाँ पर करंट आ जाएगा सिंक का, उसका थॉमसन्स कॉफिशिएंट आ जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंस I इज इक्वल टू सिग्मा ए डी टी. तो ये हो गई पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट दोनों की वजह से हीट एब्जॉर्ब एंड हीट रिजेक्टेड. नाउ लेट मी सपोज दैट DE बी द थर्मो EMF. इरेज कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ नेक्स्ट. ये हमारा आपने थर्मो इंजन देख ही लिया, ये पैरामीटर्स भी आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे. सो एवरीथिंग दिस यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, अदरवाइज आप नोट कर लीजिए. एंड आई एम गोइंग टू इरेज सो दैट आगे की कहानी इस बोर्ड पर अंकित कर सकें हम. अंकित मेरे भैया का निकनेम है. सो लिख सकें हम यहाँ पर और आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर उसको नोट कर सकें. सो देखिए मैंने माना DE हम मान लेते हैं थर्मो EMF इन द सर्किट. DE is the thermo EMF in the circuit which is basically the sum of Peltier EMF and Thomson's EMF. Therefore total energy consumed per second किसके इक्वल हो जाएगी? I into DE. Total energy consumed per second. आप याद कीजिए एनर्जी बेसिकली वर्क डन हो गया और वर्क डन किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल लीजिए या EMF लीजिए, दैट पर यूनिट चार्ज. आपको याद करवा दूं, पोटेंशियल रहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यहाँ पर पोटेंशियल का रोल EMF प्ले कर रही है. सो दिस वर्क डन विल बेसिकली बी E इंटू क्यू. अगर मैं कहूँ कि पर सेकेंड ले रहे हैं हम वर्क पर सेकेंड तो Q बाई टी विल बिकम करंट. सो E इंटू आई विल गिव अस वर्क डन पर सेकेंड जिसको हम एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड कह रहे हैं. सो इट विल बी I इंटू DE. ये कैसे आया ये आपको समझ आ गया होगा. So this is energy consumed per second. Now according to law of conservation of energy, जितनी एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम हुई है that must be equal to the total heat absorbed minus total heat rejected. So according to law of conservation of energy, ये वाली जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड है IDE, इट मस्ट बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब करी गई जो माइनस जो हीट रिजेक्ट करी गई. और याद कीजिए हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड भी हमने पर सेकेंड ही लिए थे और ये भी पर सेकेंड ही है. सो दैट इज वाई डायमेंशनली इक्वेशन विल बी करेक्ट. हीट एब्जॉर्ब्ड हमें पता है कहाँ पर हुई थी, हमने कहाँ से ली? सोर्स से हमने हीट ली. तो पेल्टियर वाली भी लेंगे और थॉमसन वाली भी. अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी. पेल्टियर वाली कौन सी थी? I इंटू पाई प्लस टी पाई प्लस थॉमसन इफेक्ट की वजह से, थॉमसन जो इफेक्ट था उसकी वजह से जो हीट एब्जॉर्ब आई थी दैट वाज I सिग्मा बी डी टी. ये तो आ गई थी टोटल हीट एब्जॉर्ब. अब हमें करना है माइनस टोटल हीट रिजेक्टेड. तो I पेल्टियर की वजह से I इंटू पाई एंड उसकी वजह से I सिग्मा A एंड डी टी. ये हो गया थॉमसन्स इफेक्ट की वजह से. सो इफ वी विल ओपन द ब्रैकेट्स I यहाँ पर सब में से कॉमन निकल कर
मार देंगे इसको, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती। तो ये रह जाएगा हमारे पास डी ई इज इक्वल टू, आप इनमें से भी देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, यू जस्ट कैंसिल देम आउट। सो पाई प्लस टी पाई प्लस सिग्मा बी डी टी माइनस पाई माइनस सिग्मा ए डी टी। तो पाई ने पाई को भी निस्तनाबूद कर दिया। डी ई इज इक्वल टू डी पाई प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इंटू डी टी। मैं ऐसे इस एक्सप्रेशन को लिख सकती हूँ। लेट अस सपोज ये मेरी आपकी हम सब की प्यारी इक्वेशन नंबर 1 है, जिसको हम यूज़ करेंगे। मैं इसको कहीं साइड पर लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ अब इस डायग्राम को, आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। सो यहाँ इस इक्वेशन को लिखूँगी अब मैं, डी ई इज इक्वल टू डी पाई प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इंटू डी टी। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। We know that Peltier and Thomson effects are reversible, and if we neglect Joule's heating effect, then a thermoelectric current must be comparable to reversible heat engine. And second law of thermodynamics may be applied to the ideal thermocouple. हमें पता है कि ये दोनों इफेक्ट्स रिवर्सिबल है, और अगर हम रिवर्स कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो अगर रिवर्सिबल हीट इंजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना पड़ेगा। तो अब हम उसी कंसिडरेशन पर जाएंगे। सो लेट द टू जंक्शन ऑफ थर्मोकपल ऑफ मेटल ए एंड बी एट टेम्परेचर्स T plus Tt and T, and let amount of heat absorbed and rejected due to Peltier effect भी वही रहेगी, पाई प्लस टी पाई एंड पाई रिस्पेक्टिवली। एंड हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू मैं कहूँ कि पेल्टियर इफेक्ट है वो जो किसके इक्वल हो जाएगी, पाई प्लस डी पाई। और अगर आप डिवाइड बाय जे करेंगे तो हीट यूनिट्स में हम उसकी बात कर लेंगे। और हमें पता है कि जो मेटल वायर है ए, तो जो करंट है वो हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, वहाँ पर हीट इज इवॉल्व्ड ऑल अलोंग द सर्किट। हमें पता है इसका सिग्मा ए पॉजिटिव है। सिमिलरली जो मेटल बी है वहाँ पर करंट लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, और जो सिग्मा बी है वो नेगेटिव होना चाहिए। हमने यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ही लिए हैं। सो हीट एब्जॉर्ब ड्यू टू पेल्टियर इफेक्ट मैं यहाँ पर लिखूंगी, इसको इरेज कर दे रही हूँ एक बार फिर से। अब पेल्टियर इफेक्ट की वजह से हीट एब्जॉर्ब्ड एंड हीट रिजेक्टेड, हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू पेल्टियर इफेक्ट, ये हो जाएगी पाई प्लस टी पाई, क्योंकि पेल्टियर कॉफिशिएंट की डेफिनेशन यही रहती है, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड है वो पर हम बोल देते हैं डिवाइडेड बाय, अगर मैं जे ले लूँ, जे हमें पता है इट इज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और अगर हम जे से डिवाइड करते हैं सो बेसिकली वी आर डीलिंग विद हीट यूनिट्स। नहीं डिवाइड करेंगे तो आप सिंपल जो थर्मोडायनेमिक्स में जो एसआई सिस्टम है उसके साथ आप डील कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जे जस्ट इसलिए ले लिया कि एक्सप्रेशंस में आप चाहे एसआई सिस्टम में डील करें और चाहे आप हीट यूनिट्स में डील करें, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं। अल्टीमेटली ये जे जाके भैया कैंसल आउट ही हो जाएगा। सो हीट रिजेक्टेड ड्यू टू पेल्टियर इफेक्ट, ये क्या हो जाएगी, पाई बाय जे। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ। नाउ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट, हीट एब्जॉर्ब्ड, अब हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, रिवर्स साइकिल की, ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट में हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस का पैरामीटर साथ में आ जाता है। सो हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, वो हो जाएगी सिग्मा बी डी टी बाय जे, ये हो जाएगी। एंड हीट रिजेक्टेड ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट इज सिग्मा ए डी टी बाय जे, इसके इक्वल हो जाएगा ये। अब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि जो हीट रिजेक्टेड, और अगर मैं कहूँ कि हमें नेट हीट एब्जॉर्ब लेनी है ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट, नेट हीट एब्जॉर्ब ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट अगर मैं लूँगी तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए डी टी अपॉन जे, ये आप इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज नेट हीट एब्जॉर्ब ड्यू टू थॉमसन्स, यहाँ पर टेम्परेचर T प्लस टी टी है और यहाँ पर टेम्परेचर डी टी है। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो हमारे पास जो डिफरेंस इनके अंदर ये t है, सो दैट इज़ वाई डिफरेंस विल बी dt। अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट डाउन द डिफरेंस हेयर। आप लोग इसी के साथ भी यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब क्या रहेगी, डी सिग्मा बी डी टी, सिग्मा ए डी टी, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए डी टी। अब बात अगर हम करें कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम द एंट्रोपी डेफिनेशन, जो हीट डेफिनेशन थी फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग टोटल हीट एब्जॉर्ब मस्ट बी इक्वल टू टोटल हीट रिजेक्टेड। सो Q1 बाय T1 is equal to Q2 by T2, equation number 2 according to second law of thermodynamics. In this case here हमारे पास यहाँ पर यही जो सिचुएशन है वो किस तरीके से हो जाएगी कि यहाँ पर हमारा Q1 by T1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई प्लस डी पाई। अभी हमने लिखा हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय जे टी प्लस डी टी। मेरे को नीचे टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, ऊपर हीट नीचे टेम्परेचर, प्लस थॉमसन्स इफेक्ट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी डी टी अपॉन जे। यहाँ पर भी टेम्परेचर और नीचे इसका टेम्परेचर है टी, ये आ जाएगा। जस्ट लाइक दिस वी कैन राइट Q2 बाई T2 हीट रिजेक्टेड। यहाँ पर सिर्फ पेल्टियर इफेक्ट का काम रह जाएगा, पाई अपॉन जे टी, क्योंकि हमने वहाँ पर नेट हीट एब्जॉर्ब ले ली है, अदरवाइज हम यहाँ पर सिग्मा ए लेते। सो Q1 बाय, और इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेशन नंबर 3, सो पुट 3 इन 2, हमने इसको 2 में पुट कर दिया तो पाई प्लस डी पाई अपॉन जे टी प्लस टी टी प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए डी टी अपॉन जे टी इज इक्वल टू पाई अपॉन जे टी। अब वही कहानी देखिए जो मैंने आपको कहा था कि जे 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 ये आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ से जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं आप उनको कैंसिल कर दीजिए और इसको हम उधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव टर्म इसको इधर ले आएंगे, इट विल बिकम सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इधर लिख दे रही हूँ। अब हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगी, पाई प्लस डी पाई अपॉन टी प्लस डी टी प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए डी टी अपॉन टी इक्वल टू पाई बाय टी। ये एक्सप्रेशन बन गई है हमारे पास। अब पाई बाय टी को भी हम इधर ले आते हैं, यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है लिखना, लेट मी रेज दैट। सो पाई टी प्लस डी टी माइनस पाई बाय टी प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इंटू डी टी बाई टी इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी 4 बन गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली जो इक्वेशन 1 थी इसको हम थोड़ा इसमें हम थोड़ा रीअरेंजमेंट्स करके क्या लिख सकते हैं कि ये वाला डी पाई अगर मैं इधर ले जाऊं इट विल बिकम डी ई माइनस टी पाई इज इक्वल टू सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए डी टी। तो ये जस्ट रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे और थोड़ी सब्स्टिट्यूशंस करेंगे एंड वी आर डन विद इट, क्योंकि हमें जस्ट ये हीट चेंजेस ही देखने हैं कि कितने आ रहे हैं, क्या आ रहा है। सो रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए डी टी, इट कैन बी रिटन एज डी ई माइनस टी पाई। नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, जो हमारी ये वाली इक्वेशन 4 थी, ये वाली सिग्मा ए माइनस सिग्मा डी टी की वैल्यू डी ई माइनस टी पाई, इसको हम उधर पुट कर देते हैं, पट नहीं पुट। सो पुट इन 4, सो पाई प्लस टी पाई अपॉन टी प्लस डी टी माइनस पाई बाई टी प्लस डी ई माइनस टी पाई अपॉन टी इक्वल टू 0। तो फोर्थ इक्वेशन देखिए कितनी रीअरेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, इन दोनों फैक्टर्स में पाई पाई है, तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे इट विल बी टी इंटू टी प्लस टी टी, ये वाला बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई डी टी रह जाएगा आपके पास, और ये डी पाई डी टी, और ये इधर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दीज टर्म्स विल कैंसल आउट, और आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक पाई डी टी रहेगा, एक और डी पाई टी। एक तरफ टी उल्टा हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया, सो इट इज
क्योंकि ये वाला जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी, चलो आप कर लीजिए इसको, दिस विल बी पाई टी प्लस टी पाई टी इंटू टी माइनस पाई टी, और ये माइनस पाई डी टी। तो ये पाई टी ने पाई टी को कैंसिल कर दिया, डी सिग्मा माइनस टी पाई अपॉन टी इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचा डी पाई इंटू टी माइनस पाई इंटू डी टी अपॉन टी प्लस टी टी प्लस डी ई था, सॉरी ये डी सिग्मा लिख रहे हैं हम, इट इज़ डी ई। सो डी ई माइनस टी पाई बाय टी इक्वल टू 0। तो अब देखिए in this expression I can say that we know that dt temperature जो change है दोनों के अंदर यहाँ पर thermoelectricity में वो बहुत small होता है। So if dt is very small then I can assume here that this t plus tt can be approximately written equal to t। तो मैं अगर t plus tt को t लिख देती हूँ तो ये इक्वेशन कहाँ रिड्यूस हो जाएगी, मैं इसको इरेज करके यहाँ लिख दे रही हूँ। अब जब आप t plus tt को t लिख देंगे तो d पाई t माइनस पाई डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी ई प्लस टी ई बाय टी इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन सब को ओपन कर देंगे, इंडिविजुअलाइज कर देंगे। तो ये t से t चला गया, d पाई बाय टी माइनस पाई बाय टी पाई डी टी बाय टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ t से t कैंसिल हुआ है, प्लस t सिग्मा बाय टी माइनस टी पाई बाय टी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दिस t पाई बाय टी और दिस t पाई बाय टी, एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रहती, हो नहीं सकता, सो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, ये नेगेटिव वाली टर्म भी मैं इधर ले आऊँगी। सो d सिग्मा बाय टी इज इक्वल टू पाई डी टी बाई टी स्क्वायर। बजी दिमाग की घंटी खुली। सो यहाँ से ये भी एक कैंसिल हो गया। मैं फिर से डी सिग्मा पता नहीं क्यों लिख देती हूँ इसको, दिस इज़ डी ई, आई डोंट नो क्या कंडीशनिंग हो गई है। सो दिस इज़ डी ई इज इक्वल टू पाई डी टी अपॉन टी। इसके आगे ई एम एफ जो हमें चाहिए थी। अब भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ ई एम एफ लिखना चाहें तो वो भी लिख लेते हैं, डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाय टी, एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 5. So I have found the rate of change of EMF per unit change in temperature, it is pi by t. आप यहाँ से चाहें तो पाई की एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, पाई कैन बी रिटन इक्वल टू डी ई बाई डी टी इंटू टी। आप चाहें तो पेल्टियर कॉफिशिएंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर पेल्टियर कॉफिशिएंट एट एनी टेम्परेचर फॉर एनी मैटर्स परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ अ थर्मोकपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर of the junction and thermoelectric EMF per unit temperature difference at that junction. अब ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6, लेट मी डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए T, तो ये बन जाएगा d पाई बाय डी टी एंड दिस विल बी d बाय डी टी डी ई बाय डी टी इंटू टी। अब आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो वो प्रोडक्ट रूल लगाकर आपको क्या मिल जाएगा। सो आपको इक्वेशन नंबर 1 को भी आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं यूज़ करूँगी तो वहाँ से सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इज़ इक्वल टू जो रहेगा, यहाँ से देखिए ये वाली है हमारी सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डी टी, उधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा, डी ई बाय डी टी माइनस टी पाई बाय डी टी, ये इसके इक्वल है। अब ये हमारी इक्वेशन 6 थी, हम इसको मान लेते हैं 7। सो अब आप क्या कीजिए कि ये वाला डी पाई बाय डी टी 8, तो पुट इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन नंबर 7, वहाँ पर पुट कर दीजिए, आपके पास थॉमसन कॉफिशिएंट्स भी आ जाएंगे। सो सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए डी ई बाय डी टी माइनस ये वैल्यू आ गई डी पाई बाय डी टी की। आप चाहें तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इट इज़ डी पाई बाय डी टी की ये पूरी वैल्यू है। सो अगर पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टू ई बाय डी टी टू, टी विल रिमेन एज सच, माइनस
फिर ये ऐसा रहेगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इट विल बी 1. सो ये डी बाई डी टी ने फिर से डी बाई डी टी को निस्तनाबूद कर दिया, मार दिया. तो सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए इज इक्वल टू माइनस d2e बाई dt2 इंटू टेम्परेचर टी. सो बेसिकली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 जो है उसने हमें पेल्टियर कॉफिशिएंट की वैल्यू दे दी है, और आप इसको इक्वेशन नंबर 9 कह दीजिए. सो इक्वेशन नंबर 9 से हमारे पास थॉमसन्स कॉफिशिएंट्स जो हैं वो आ जाएंगे. सो और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया इन इक्वेशन नंबर 5. सो ऑल व्हाट कैन बी डन इन अ हीट इंजन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड. आप चाहें तो इस नेगेटिविटी को खत्म करना है, इधर ले आइए. तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू d2e बाई dt2 इंटू टी. आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नाउ इफ द मेटल बी इज लेड, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि लेड के लिए थॉमसन्स कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 रहती है. तो सिग्मा बी विल, इफ मेटल बी इज लेड देन सिग्मा बी विल बी 0 एंड दिस सिग्मा ए विल बी इक्वल टू d2e बाई dt2 इंटू टी. तो इस तरीके से अगर हम ऐसा थर्मोकपल ले लें जिसमें एक मेटल लेड है और दूसरा मेटल कोई भी अननोन मेटल है जिसके लिए आपको थॉमसन्स कॉफिशिएंट नहीं पता, तो आप यहाँ पर पुट करवा के उसके थॉमसन्स कॉफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट thermocouple as heat engine. So see and understand how beautiful the journey was for thermoelectric effects, कि हमने thermoelectric effects को understand किया और उसको utilize किया as a heat engine. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much.